सर हिमसेल्फ हैज एडमिटेड, हाँ ये पुरानी चीजों को उठा के डाले हैं। जो आपने कहा कि बदलना था इसलिए बदल दिया, देखिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है और मैसेजिंग भी इंपॉर्टेंट है। कंटेंट हमने देखा कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदली, समाज बदला, समाज में लोगों का बिहेवियर बदला, सोशल फैब्रिक बदला, बहुत सारी चीजें हुई हैं, लव जिहाद से लेकर लिव इन रिलेशनशिप, ये सब नया है, ये हिंदुस्तान के समाज में नहीं होता था, तब ये प्रोविजनिंग नहीं थी। ऐसा कभी नहीं होगा, किसी भी कानून में ऐसा नहीं होगा कि आप पूरा का पूरा कानून रीड्राफ्ट करें और पुराने कानून का रिफ्लेक्शन नहीं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। समाज तो वही है, से हम चला रहे हैं, वो कानून आपके समाज में ही था, इसका मतलब अगर आप पूरा बदलेंगे तो एक मैसेज आप ये देना चाह रहे हैं कि आज तक आप इलॉजिकल कानून अपना रहे थे, ऐसा नहीं हो पाएगा। इतने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिंगर टिप पे आपको सारे आर्टिकल, सारे जजमेंट्स याद हैं। अब नए तरीके से, क्योंकि 1 जुलाई के पहले वाला पुराने लॉज में होगा और 1 जुलाई के बाद नए लॉज में, तो ये डबल जो बर्डन है लॉयर्स पर वो बढ़ेगा। नहीं वो छोड़िएगा, अभी अभी सर ने खुद बोल दिया है कि वी हैव टू ब्रिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस इनटू आवर थिंग। एंड देखिएगा जल्दी क्या थी ये लॉ लाने के लिए, आप बताइएगा। अगर पढ़ना ही था, दे शुड हैव टेकन इनकॉर्पोरेटेड द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम एवरी कंट्री व्हिच दे हैव डन इन हेस्ट। एंड सर हिमसेल्फ हैज एडमिटेड, हाँ ये पुरानी चीजों को उठा के डाले हैं, ठीक है। एम्बिग्विटी नहीं है यहाँ, क्लैरिटी नहीं है, डेफिनेशन नहीं है, डिफाइंड नहीं है। सो इफ दे हैड टू मेक रियली गुड लॉज फॉर दिस कंट्री, इफ दे वांटेड टू थिंक ऑफ द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री, दे शुड हैव टेकन द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ एवरीथिंग। दे शुड हैव टेकन कॉल्ड फॉर deliberations and debates and taken all the stakeholders, academicians, advocates into consideration। इतनी जल्दी लागू करने की क्या जरूरत थी? देखिएगा अगर सरकार अपने हित में सोचते हैं, देश के भविष्य के लिए सोचते हैं, so they should have deliberated and taken its own time। इतना जल्दी लेके आकर हमारे ये भी तो देखिए कि जो पुरानी न्याय व्यवस्था थी उसमें इतना सड़ापन आ गया था कि न्याय की दरकार करते करते पीढ़ी दर पीढ़ी निकल जाती थी। नहीं, आप तो एक क्विकनेस जो है वो आई है। आप क्या सोचते हैं ये नया कानून लेके आने के बाद धड़ाधड़ हो इसमें तो प्रावधान डाला है। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होने वाला है। ये लॉस और कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। देखिएगा अगर आपको इतना ही सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं था, लॉ लेके आके आपको सोचते हैं न्याय मिल रहा है, तो इतने 75 साल में न्याय नहीं मिला, किसी को न्याय नहीं मिला। निर्भया हत्याकांड वालों को न्याय दफा 302 में डेथ पेनल्टी नहीं मिली। आप बताइएगा लॉ खींचते कौन है? लॉयर्स। किसके कहने पे? उनके क्लाइंट्स के कहने पे। और दूसरी बात, इतना ही फिक्र थी गवर्नमेंट को अपने लॉज के ऊपर या जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के ऊपर, आप अभी तक बैकलॉग ऑफ वैकेंसीज को क्यों फिल अप नहीं किए? व्हाई आर दे नॉट एलोकेटिंग फंड्स? व्हाई आर दे नॉट गिविंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स? व्हाई आर नॉट दे गिविंग बेटर रेम्यूनरेशन फॉर एडवोकेट लॉयर्स टू गेट द बेस्ट एडवोकेट्स एज जजेस? व्हाई इज देयर नो वाईफाई फैसिलिटीज? एक टॉयलेट तक नहीं रहता है, पता है आपको? इतना लैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने लीगल सिस्टम में, और सब लोग उठा के हाथ उठा के हम लोगों को ही आप लोग बोलते हैं कि हम सही नहीं है, हम सही है। मैं एक सिचुएशन देती हूँ आपको। पिछले हफ्ते क्राइम हुआ है, मैं जाकर रजिस्टर नहीं करती हूँ, अब जाकर रजिस्टर करती हूँ। अब ये गैप फिल होता है कि मैं पुराने लॉ के अंदर मैं ये करूंगी या नए लॉ के ऊपर। एक्चुअली स्पीकिंग इट हैज टू बी द नया लॉ, लेकिन नया लॉ कौन डिसाइड करेगा? एफआईआर कौन रजिस्टर करेगा? इट इज एट द मर्सी ऑफ द एसएचओ, ही विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। ये सही है? पुलिस के हाथ में आप डिसाइड कर दोगे अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ ललिता कुमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट का खिलाफ है। लेकिन मैम एक 0 एफआईआर का भी जो प्रावधान है, 0 एफआईआर कहीं पे भी जाके, पहले जो होता था कि आप अपने क्षेत्र में जाइए वहां एफआईआर दर्ज कराइए, कई चीजें पॉजिटिव भी हैं। मैडम इस तरीके मैं से बोलूं, जी, 0 एफआईआर या EFIR या रेगुलर एफआईआर अब होगा एसएचओ के कहने पे, अपॉन हिज सेटिस्फैक्शन उन्होंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे, अक्यूज्ड को बुलाएंगे, पंचायत करेंगे, उसके बाद जाकर अगर वो सही समझ सोचते हैं कि हाँ सही है एफआईआर करेंगे तो करेंगे, which leads to a gross abuse and misuse and leads to corruption. He does not have to report to a magistrate, he has to report to his superiors. बिल्कुल, पावनी जी के अपने मत हैं, उनकी जो बातें हैं वो भी एक एज अ लॉयर, अगर ये जो इस तरीके की प्रैक्टिस में है उनकी जो बात है वो भी हम ले रहे हैं।
लेकिन साथ ही अगर बात करें हम भारत देश की, जिस तरीके से लोकतंत्र है भारत का, जिस तरीके से रोज रोज जिस तरीके सांप्रदायिक घटनाएं घट रही हैं ना, हम सांप्रदायिक घटनाओं की बात करें, इतने पॉपुलेशन में पर पर्सन के बीच, पर ग्रुप के बीच कितना पुलिस की जो तैनाती होती है, उसको देखा जाए तो नए लॉ में कई ऐसे प्रावधान हैं जो आम जनता को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आम जनता जो है वो तो कई हैं जो इन नए लॉ से खुश है, क्योंकि समाज में जो घटित हो रहा है उसमें बहुत कुछ जो नए लॉज में आया है वो ऐसा अपने से कनेक्ट करके देख रही है कि हाँ, ये हमारे साथ हुआ था, अभी तक इस पे लॉ नहीं था, अब देखो इस पे लॉ आ गया, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, चाहे वो देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह का मामला हो, या फिर वो दूसरी चीज़ें हों, जैसा कि आपने कहा लव जिहाद के। तो नए लॉज को अब के जो सिनेरियो है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये फिट बैठ रहा है नया लॉ। देखिए, जैसा मैंने कहा कि समाज में जो घटनाक्रम हुए हैं उसको इस कानून में एडजस्ट करने का, एकोमोडेट करने का प्रयास किया गया है। लेकिन जो मैडम ने कहा वो बात वाइटल है। देखिए, कानून हिंदुस्तान में, बात आपने कही थी कि टाइमलाइन को लेके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी टाइमलाइन डिफाइंड है। 10-10 साल कंज्यूमर के केस चलते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए, कानून बनाना एक अलग है, उसको फॉलो करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उस पर स्पीडी जजमेंट देना एज पर टाइमलाइन, बहुत कुछ डिपेंड करता है। हाँ, थोड़ा इस बार ये प्रावधान किया गया है कि भाई 2 एडजस्टमेंट से ज्यादा आप नहीं दे पाएंगे। अभी मेरे पास एक केस है, उसकी 100वीं हियरिंग। कहने का मतलब ये है कि आप इस बात को समझिए कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ की जरूरत है। आपने डिजिटाइजेशन कर दिया एसएचओज के लिए, एफआईआर के लिए। अब पुलिस स्टेशंस में, रिमोट एरियाज में जो पुलिसमैन बैठा है, क्या वो कंप्यूटर के लिए सक्षम है? क्या वो टाइप कर पाएगा? क्योंकि अपने आप में अब आपको एक पूरा आईटी कोर्स चलाना है। सिर्फ कानून बताने से काम नहीं चले कि भाई ये प्रावधान था, जो पहले एक्स क्लॉज था वो वाई हो गया, एस सेक्शन था वो वाई हो गया। यहाँ तक तो ठीक है, वो मैकेनिकल एक्टिविटी है। लेकिन उस पुलिसमैन की मानसिकता, उसका स्किल, उसका टेम्परामेंट, ये आप कैसे बदलेंगे? तो कोई भी सिस्टम इवॉल्व करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं कमर्शियल वर्ल्ड का भी एग्जांपल देता हूं। जब आप कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, या घर में भी अगर आप कोई नया मोबाइल खरीदते हैं या लैपटॉप खरीदते हैं या कोई ऑटोमेशन मशीन खरीदते हैं, तो उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आती है, हाउ टू ऑपरेट। कानून में कहां लिखा हुआ है हाउ टू ऑपरेट? इसके साथ इनफैक्ट गाइडलाइन होनी चाहिए, जो हो सकता है कि होम मिनिस्ट्री आने वाले दिनों में रिलीज करे कि हाउ टू फाइल एफआईआर पुलिसमैन को। हो सकता है कि वहां पे आपको कुछ ऐसे स्पेशल सॉफ्टवेयर डिजाइन करने पड़े कि जो पुलिसमैन टाइप करना नहीं जानता, वो वॉइस कमांड दे के रिकॉर्डिंग करे। अब उसको करेक्शन भी आना चाहिए, कट पेस्ट भी आना चाहिए, बहुत कुछ होता है। अगर उसने गलत सेव कर दिया, नाम घट गया, स्पेलिंग गलत हो गई, तो आप कहेंगे एविडेंस में स्पेलिंग ही गलत है, तो आइडेंटिटी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और सबसे बड़ी चीज जो है, वो जो लोग इस कानून को एनफोर्स करेंगे, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट, क्या उनकी मानसिकता बदलेगी? इट इज अ चैलेंज ऑफ माइंडसेट, नॉट ऑफ ए लॉ। पुराने कानून में भी अगर पुलिसमैन की मानसिकता ठीक होती तो न्याय मिल जाता। नए कानून में आपने प्रावधान कर दिए, लेकिन क्या मानसिकता बदली? क्या रिश्वत कम होगी? क्या पुलिस का हरेसमेंट कम होगा? ये कौन देखेगा? तो कहने का मतलब ये है कि लेट्स से कि चलो एक शुरुआत करिए, यू वांट टू ब्रिंग ए न्यू चेंज टू इंडिया, वेरी गुड। लेकिन उसका जो इकोसिस्टम है, आप उसको अपग्रेड करने में क्या कर रहे हैं, ये भी जनता को बताना चाहिए। समय के साथ बदलाव आते हैं, जैसे कि सर ने कहा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ बदलाव आए हैं कानून में, उसी तरीके से कानून ये भी समझने लगा है कि समाज में भी बदलाव आए हैं। मैम सेक्शन 377 की बात कर रही हूँ। मैं सर के साथ बहुत आई एंडोर्स हिज व्यूज कंप्लीटली। दूसरी बात ये बोलना चाहती हूँ, इट्स नॉट ओनली द माइंडसेट, यू सी द पुलिस आर वेरी ब्रूटल व्हेन दे कमिट टॉर्चर, देयर आर कस्टोडियल डेथ्स, ये भी है। Now it is not only bringing about the laws, there has to be an overhaul of the entire infrastructure, qua the system, qua the people being recruited, whether they should be, computer friendly, technologically friendly, and not only that, whether there is Wi-Fi connectivity there, how fast is the Wi-Fi system, how intelligent are they, and what about the forensics? Are the forensics labs well equipped? Because they have given a timeline, 30 days के अंदर जजमेंट होना
होना चाहिए इतने दिन में। तो ये सब करने के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके लिए बहुत सारे फंड्स एलोकेट करना चाहिए। दूसरी बात, हु विल कंट्रोल द पुलिस, सो देयर हैज टू बी अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द पुलिस आल्सो, बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, मैंने एक केस कर रही हूँ, इट्स एक्चुअली सब जुडिस, बट व्हाट हैज हैपेंड इज now police also are taking use of Twitter handles, and they are also going on YouTube, they are having their own media things, and where they speak about a case which they are handling, which is totally against the norms. ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसके वजह से they speak ill about the victim. victim को accused बना देते हैं, and I had this case wherein the victim, who was a young girl, she committed suicide. So even these media things have to be controlled. So इसका code of conduct जरूरी है। इन लोगों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, क्योंकि they have to be sensitized. They have to be a lot of sensitivity training to all these persons. Not only judges, even judges need to be trained. Lawyers need to be trained. The police handling a victim, a rape victim's case, they have to be handled. They have to be taught. So it is an overhaul of the entire system as such. The mindset of every individual only will take this nation forward. बिल्कुल बिल्कुल। तो बदलाव, मैं वही बात कर रही थी कि जो बदलाव है, आज में आप मोबाइल फ़ोन है तो रिक्शे वाले से लेके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। जहां हम यूट्यूब्स और दूसरे साइट्स के लिए कर रहे हैं, उसी तरीके से अपनी कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उस पर वर्क नहीं करेंगे, हम आगे चलकर उसको पूरी तरीके से अपना नहीं पाएंगे। मेरा सवाल था आपसे सेक्शन 377 को लेके, जिसको हटाया गया है, उस पर देखिएगा, एक चीज मेरे को बहुत बुरी लगती है कि सरकार ने ये नया कानून में अपने पशु के लिए कुछ न्याय नहीं रखे हैं। अगर देख लीजिएगा, पशु और पुरुष दोनों के लिए, पुरुष, थर्ड जेंडर और पशु तीनों के लिए न्याय नहीं मिलेगा ये नए कानून के अनुसार, क्योंकि अननेचुरल ऑफेंस टू एन एनिमल इज बिन डिलीटेड हियर, एंड जो अन्याय करते हैं पशुओं के साथ उसको कोई दंडी नहीं है। और आई एम अ एनिमल लवर, सो आई लव पेट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। मैं वो सोचती हूँ, अगर बकरियों के साथ या पशुओं के साथ कुछ अन्याय होता है तो इनको दंड कौन देगा? सो बेस्टियलिटी इट इज कॉल्ड। सो उसके लिए कानून सरकार को सोच के ये नया अमेंडमेंट भी लाना जरूरी क्या है। मतलब ये समझा जाए, इतनी बातें जब हमने नाम से करी, सुनी, आपकी भी सुनी, सब बदलना था तो बदल दिया? नहीं, देखिए, एक मैडम ने जो कहा कि मेरा ये कहना है, क्योंकि मैं एनिमल वेलफेयर के भी केसेस हैंडल करता हूँ, तो वहां पे क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल पे एक सेपरेट लॉ है। अब जो प्रावधान यहाँ सीआरपीसी से हटाए गए हैं, उसको अगर लगता है, जैसा मैडम ने कहा, एज ए पेट लवर आपके कंसर्न्स हैं, मुझे लगता है कि अब क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल एक्ट में वो अमेंडमेंट करके उसको वहां एकोमोडेट कर लेना चाहिए, ताकि कम से कम जो एनिमल वेलफेयर के इश्यूज हैं, क्रुएल्टी के हैं, बाकी जो अननेचुरल एक्ट होता है एनिमल्स के साथ, उनको हम कंट्रोल कर सकें। और उसकी भी पब्लिसिटी होनी चाहिए। बहुत बार मेरे पास लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हम पेट हैं, हम मोहल्ले में हम लोगों को पेट रखने नहीं देते, या हम हाई राइज में रहते हैं, पेट रखने नहीं देते, हमारे क्या राइट्स हैं। तो मैंने उस पर एक नोट बना के उनको भेजा कि आप अपने सोसाइटी में सर्कुलेट कर दीजिए कि दे कैन नॉट डिस्टर्ब यू, इट इज योर पार्ट ऑफ फैमिली एंड दीज आर द लीगल प्रोविजंस ऑफ दैट। एक तरीका ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो आपने कहा कि बदलना था इसलिए बदल दिया, देखिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है और मैसेजिंग भी इंपॉर्टेंट है। कंटेंट हमने देखा कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदली, समाज बदला, समाज में लोगों का बिहेवियर बदला, सोशल फैब्रिक बदला, बहुत सारी चीजें हुई हैं, लव जिहाद से लेकर लिव इन रिलेशनशिप, ये सब नया है, ये हिंदुस्तान के समाज में नहीं होता था, तो अब ये प्रोविजनिंग नहीं थे, अब आपने उनको एडजस्ट कर दिया। दूसरा था मैसेजिंग को लेके कि आप अगर ये भी लीगल सिस्टम में बताना चाह रहे हैं कि वी आर ओपन टू चेंज, और आपने कहा कि चलिए हम चेंज करते हैं बाय एडिंग डिलीटिंग फ्यू थिंग्स जो आउटडेटेड है, जिनका सिग्निफिकेंस नहीं है, हम उनको हटा रहे हैं, और कुछ चीजें जो छूट गई थी हम उनको ला रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, किसी भी कानून में ऐसा नहीं होगा कि आप पूरा का पूरा कानून रीड्राफ्ट करें और पुराने कानून का रिफ्लेक्शन नहीं हो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। समाज तो वही है, से हम चला रहे हैं, वो कानून आपके समाज में ही था। इसका मतलब अगर आप पूरा बदलेंगे तो एक मैसेज आप ये देना चाह रहे हैं कि आज तक आप इलॉजिकल कानून अपना रहे थे, ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन मैसेजिंग इंपॉर्टेंट है कि वी आर विलिंग फॉर चेंज। अब सवाल इस बात का है कि क्या कंसल्टेशन से हुआ, वाइडर कंसल्टेशन से हुआ, क्या उसमें सिर्फ पॉलिटिकल कंसेंसस देखा गया, या जो प्रोफेशनल्स थे उस एरिया के, जो एक्सपर्ट्स थे, एकेडमिशियंस थे,
सोशोलॉजिस्ट थे, क्योंकि लीगल बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। एग्जैक्टली लीगल में सिर्फ लॉयर का रोल नहीं है, टेक्निकली अगर आप देखें तो लॉयर का रोल सिर्फ कवर पेज तक रहता है। अगर आप डिटेल में जाते हैं किसी भी कानून में, जैसे मैंने बात करी क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल को लेके या फूड लॉज को लेके या एग्रीकल्चर, दे आर एक्चुअली साइंस, ये टेक्नोलॉजीज हैं। आप कौन सा बीज लाएंगे, अब कानून या वकील क्या डिसाइड करेगा, वो तो साइंस डिसाइड करेगी। तो एक्चुअली अदर देन प्रोसीजर, रेस्ट इज ऑल सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। एक्सपर्ट्स, हर चीज में आपको एक्सपर्टाइज चाहिए। बीइंग ए टेक्नो लीगल लॉयर, मैं तो ये देखता हूँ कि अदर देन कवर पेज, बाकी सारी चीजें तो लेबोरेटरी से आ रही हैं, या बाकी सारी चीजें डेटा से आ रही हैं, बाकी सारी चीजें एनालिसिस हो रही हैं, सैंपलिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उस बेस पे आप एविडेंस तैयार कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि आपको पूरे सिस्टम में, इवन लॉयर्स हैव टू अप्रिशिएट कि लॉ इज जस्ट ए प्रोसीजर, लेकिन उसके साथ जो इस सब्जेक्ट में आप डील कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट पे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो जस्टिस नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। आखिरी सवाल सर है मैडम जी, एक बिल्कुल। मिनट, सर आप बोले क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स एक्ट है तो इसीलिए 377 को डिलीट किया गया था। सर मैं बोलना चाहती हूँ टेररिस्ट एक्ट इसको में लाया गया, PMLA एक्ट को, मनी लॉन्ड्रिंग को लाया, बट देयर आर स्पेशल एक्ट सर, अनलॉफुल एक्ट, एट्रोसिटीज एक्टिविटीज एक्ट है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। तो जब वो लॉज है तो इधर क्यों लाया गया? इधर व्हाई आर यू गिविंग द पावर्स टू अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस? देयर आर ऑलरेडी लॉज इन द मेकिंग, ईदर यू नलिफाई दोस लॉज और रिपील दीस लॉज एंड ब्रिंग इट हियर, और यू लीव दैट अप्रेड एंड डोंट ब्रिंग इट हियर। सी आप सेडिशन को डिलीट कर दिए, लेकिन सेडिशन को आप ला दिए हैं सबवर्सिव एक्टिविटीज के तौर पे, सेक्शन 150 के तौर पे। नहीं नहीं, सेडिशन। सो व्हाट एग्जैक्टली सर, अब बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आप देखते हैं ये बोलने को दबाव, मान के चलिएगा मैं कुछ बोलना चाहती हूँ देश के हित में, लेकिन मेरे को बोला नहीं जा रहा, बोल नहीं सकती हूँ, बिकॉज इफ यू सी 152 it categorically says that anybody who says anything against the state, whether I want to say it in the good sense or I want to say it in the bad sense, but even before I open my mouth मेरे को दबाए जा रहे हैं। Right to speech, my article 19(1)(2), my right to life, everything has been curbed। तो यहाँ ना लोकतंत्र के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं सर जो बदला परिवेश है, जो हम अभी समाज में देख रहे हैं, जिस तरीके से आवाज उठ रही है अगेंस्ट द कंट्री, उसके लिए इस लॉज को लाना जरूरी था। जैसा कि आपने कहा कि जैसे बदलाव अब आ रहे हैं, जहां लव जिहाद की बात हुई। सर अब माफी चाहती हूँ, देखिए सर, अपना देश में बेवकूफ नहीं है हम, आप ये मत सोचिएगा कि हम लोकतंत्र नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे कानून लाके हम लोगों के ऊपर दबाव डालने से कुछ नहीं होगा। दे हैव टू टेक द लॉज इनटू कंसिडरेशन विद द ग्रोइंग इवॉल्विंग माइंडसेट। लेकिन अगर मैं कुछ हित में बोलना चाहती हूँ, उससे पहले मेरे को दबाव दिया जा रहा है, क्योंकि डर पैदा हो रहा है सर ये नया कानून को लेके। किसके अंदर डर पैदा हो रहा है? लोगों की बोलने का डर। बिल्कुल, देखिए मैडम, ऐसा है कि अगर किसी को कानून की समझ नहीं है, मान लीजिए कोई पत्रकार है, देखिए अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि बहुत सारी जगह पे वो लोग डिसीजन ले रहे हैं। अगर मैं न्यूज़ चैनल की भी बात करूं, जिसने भी ये कहा, मुझे नहीं पता कौन सा चैनल था, यहाँ पे उसको अपने एडिटर को या वहाँ पे एक लीगल पर्सन होना चाहिए, डिपार्टमेंट होना चाहिए जो बताए कि ये एंटी नेशनल है या इट इज ओपिनियन ऑफ ए सिटीजन। इसीलिए कानून में इलस्ट्रेशंस बहुत जरूरी है। जो मैंने शुरू में कहा कि आप सिचुएशन को एनालाइज करिए। सिर्फ एक लाइन लिखने से अगेंस्ट द स्टेट मीन्स इट इज क्राइम। व्हाट इज अगेंस्ट द स्टेट? Any words inciting, any publication, any criticism is not against the state। अगर मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में चोरी बढ़ रही है या क्राइम बढ़ रहा है, रोड एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, this is not against the state। You are narrating factual situation। Yeah, but that is being misconstrued now। इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट को आने वाले दिनों में इलस्ट्रेशंस डाल के लोगों के कंफ्यूजन हटाने होंगे, पहली बात। दूसरा, जो आपने इंपॉर्टेंट बात कही कि भाई आपने अलग अलग लॉ है। जब ये कानून आया था, मैंने सबसे पहले, क्योंकि मेरा एरिया एग्रीकल्चर फूड डोमेन है, एज ए सिटीजन मैं कंज्यूमर भी हूँ फूड का, सब लोग है सर, है ना, तो मैंने सबसे पहले देखा कि फूड एडल्ट्रेशन पे प्रोविजन क्या है। फूड एडल्ट्रेशन पे प्रोविजन है फाइन 5,000 रुपए इस नए कानून में। मैंने उसी दिन क्रिटिसिज्म किया कि गवर्नमेंट हैज गिवन फ्री रन टू क्रिमिनल्स दोज हु डू एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। एब्सोल्युटली। उसके एक हफ्ते बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लैरिफिकेशन आया
प्रेस नोट जो प्रेस रिलीज निकालते हैं, नाउ देयर इज ए सेपरेट लॉ FSSAI एक्ट, इन केस ऑफ एडल्ट्रेशन दैट लॉ विल अप्लाई, दिस विल नॉट अप्लाई। तो सवाल ये था कि फिर आपने प्रोविजन क्यों दिया? यहाँ पे सजा 5,000, वहां सजा 10 लाख। तो कहने का मतलब ये है कि ये कन्फ्लिक्टिंग, अगर आपको यहाँ प्रावधान करना भी था सजा का तो आप उससे मैच करते, या आप रिपीट मत करते, आप लिख देते कि एडल्ट्रेशन ऑफ फूड इज ए क्राइम, FSSAI या FSSAI एक्ट विल अप्लाई। कहने का मतलब है कि हम लोगों के हिंदुस्तान में जो प्रॉब्लम, जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, वो हो रहा है डुप्लिसिटी को लेकर। हमेशा क्रॉस रेफरेंस जरूरी है। जैसे क्रिमिनल लॉ आपने अगर 377 हटा दिया क्राइम अगेंस्ट एनिमल को लेके, तो हटाने की जगह या वहां पे आप प्रोविजन करते कि क्राइम अगेंस्ट एनिमल, मतलब abuse of animal is a crime, this act will apply, तो आप वहां से सीधा वहां रेफर कर जाते। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं, या जो इसको कहते हैं हम कि गुड प्रैक्टिसेस व्हाइल फ्रेमिंग ए लॉ, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसको रीलुक करने की जरूरत है। और ये आखिरी लॉ नहीं है, आने वाले दिनों में हर बार पार्लियामेंट बैठेगी तो नए कानून आएंगे, तो नए अमेंडमेंट्स आएंगे सर, कानून वही रहेगा, नए बाकी कानून भी बदलेंगे, डिफरेंट सेक्टर्स में इवॉल्व होगा। इसीलिए मैंने बोला था कि दिस वाज अ हेस्टली टेकन डिसीजन, दे शुड हैव डेलिब्रेटेड मोर ऑन दिस, ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। तो देश का इतना पुराना कानून, और उस पर अगर हम कोशिश करें कि एक एपिसोड में इसको हम वाइंड अप करने की कोशिश करें, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि सवाल कई हैं, जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं। बदले हुए लॉ, ये जो न्यू क्रिमिनल लॉज है, इसमें और क्या प्लस और माइनस पॉइंट है, इसके विरोध को और कैसे समझा जा सकता है, इसको जानने के लिए हम इसी एपिसोड को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए लॉ स्ट्रीट जर्नल का हिंदी चैनल, लॉ स्ट्रीट भारत।